प्रिय विद्यार्थियों, सबको आशीर्वाद। आपने पिछली वीडियो में देखा कि किस तरह से एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में फर्में संतुलन प्राप्त करती हैं, कैसे अपने लिए मात्रा निर्धारित करती हैं, और ये बता दिया गया था आपको कि वहाँ कीमत बाजार में तय होती है, यानी सभी उपभोक्ताओं की मांग से संपूर्ण मांग निकाला जाता है, उस जिसे बाजार मांग कहते हैं, और संपूर्ण विक्रेताओं के पूर्ति के योग को संपूर्ण पूर्ति कहा जाता है, जिसे बाजार पूर्ति भी कहते हैं। उन मांग और पूर्ति की शक्तियों से कीमत तय हो जाती है, वही कीमत ये होती है। और कोई व्यक्तिगत फर्म उस कीमत की प्राप्त करता होती है, यानी कीमत बाजार द्वारा तय कर दिया जाता है, उस पर उसे अपनी मात्रा के अनुसार बेचना होता है और उपभोक्ताओं को खरीदना होता है। वहाँ वस्तुएं एक समान होती हैं, कोई परिवहन लागत नहीं होती है, इसलिए सभी वस्तुएं एक समान कीमत पर बेची जाती हैं। इसलिए वहाँ सीमांत आय और औसत आय दोनों बराबर होती है, जो कीमत के बराबर होती है। और किसी व्यक्तिगत फर्म की जो कुल आय वक्र है वो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, एक टोटल रेवेन्यू कर्व आप इसे कह सकते हैं। लेकिन हमें एकाधिकार में एक फर्म के संतुलन को देखना है, तो इसलिए हम एकाधिकार पर विचार करेंगे। एकाधिकार की विशेषताएं बताते समय मैंने आप लोगों को बताया था कि एकाधिकारी फर्म गिरती हुई मांग का सामना करती हैं, क्योंकि मांग का नियम उपभोक्ता व्यवहार से तय होता है। और आप अच्छी तरह जानते हैं, जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उपभोक्ता की मांग उस वस्तु के लिए घट जाती है। तो उपभोक्ता की मांग घट जाती है। अब आप कल्पना करें कि ये उपभोक्ता का मांग वक्र है। इस मांग वक्र से हम आय वक्र को निकालेंगे। उपभोक्ता इतनी मात्रा यानी OQ मात्रा खरीदने के लिए OP कीमत देने को तैयार होता है। इस कीमत पर वो इससे ज़्यादा मात्रा नहीं खरीद सकता, क्योंकि इस PO के बराबर या AQ के बराबर उसे सीमांत उपयोगिता मिल रही है, और कोई भी बुद्धिमान उपभोक्ता अपनी सीमांत उपयोगिता के बराबर या उससे कम कीमत देगा, उससे ज़्यादा कीमत वो देने को तैयार नहीं होगा। तो इसलिए वो QA कीमत देकर OQ मात्रा खरीदता है। यदि कीमतें घट जाएं तो उपभोक्ता की मांग OQ1 हो जाएगी, कीमत घटकर OP1 हो जाएगी। इस तरह से आप देखते हैं कि कीमत घटती जाती है तो उपभोक्ता की मांग बढ़ती जाती है। अब आप इनको रुपए में मान लें। चलिए, इसको हम मान लेते हैं 20 रुपया, इसको मान लेते हैं 15 रुपया, इसको मान लेते हैं 10 रुपया, इसको मान लेते हैं 5 रुपया, और इसी तरह रिस्पेक्टेड ये मात्राओं को भी कुछ आंकिक मात्रा दे देते हैं। पहले को 8 मान लेते हैं, फिर 12, फिर 14, फिर 16। तो जब इनका गुणनफल होगा वो मिलने वाली उसे कुल आय होगी, विक्रेता को या एकाधिकारी को मिलने वाली कुल आय होगी। अब कुल आय में आप देखेंगे कि ज्यों-ज्यों वृद्धि होगी त्यों-त्यों वह वृद्धि कुछ देर बाद घटती दर से होगी या शुरू से ही घटती दर से होगी। इसी कुल आय में वृद्धि दर को ही सीमांत आय कहा जाएगा। कुल आय में वृद्धि दर को ही सीमांत आय कहा जाता है। पहले वो धीरे धीरे घटती है, फिर तेज घटती है, या यहाँ हम एक सीधी रेखा मान लेंगे। सैद्धांतिक विश्लेषण के लिए हम कुल सीमांत आय वक्र को एक सीधी रेखा मानेंगे। औसत आय वक्र जिस कीमत पर बिक रहा है, जो जिस कीमत पर बिक रहा है वही औसत आय होगी। जैसे मान लीजिए 16, 25, 80, यहाँ कुल आय 80 रुपया हो जाएगी। औसत आय निकालना है तो बिक्री की मात्रा का आपको भाग देना है, फिर 16 आ जाएगी। और वो किसी भी अंक में आप देखेंगे, जैसे 140 यहाँ आ जाएगा कुल आय, फिर इसमें भाग देंगे 10 का, तो फिर 10 का भाग देंगे तो वो 140 में तो फिर 14 आ जाएगा, या 14 का भाग देंगे, चूँकि मात्रा का भाग देना है इसलिए वो आ जाएगा 10 रुपया। तो जब आप कुल आय में मात्रा का भाग देंगे तो वही कीमत आपको क्रमशः मिल जाएगी।
कुल आय में मात्रा का भाग देंगे तो कीमत मिल जाए। जैसे 2 अट्ठे 16 160 रुपये में आप मात्रा यानी 8 का भाग देंगे तो फिर ये 20 रुपये आ जाएगा। तो औसत आय यही कीमत व्यक्त करती है। तो आपको कुल आय में जो वृद्धि हो रही है क्रमशः वो सीमांत आय को दिखाएगी, और जो जिस कीमत पर वो बिक रहा है वो औसत आय को दिखाएगा। इस तरह से यदि हम वक्र बनावें तो औसत आय वक्र थोड़ा दूर होगा और सीमांत आय वक्र इसके ठीक आधे पर होगा। औसत आय वक्र को आप मांग वक्र भी कह सकते हैं। औसत आय वक्र को आप मांग वक्र भी कह सकते हैं, लेकिन मार्जिनल आय या मार्जिनल रेवेन्यू कुल आय में वृद्धि दर को दिखाता है जो बहुत तेज़ी से घटती है, इसलिए यह इसके आधी दूरी पर होती है। तो आपने ये देखा कि पूर्ण प्रतियोगिता में जो औसत आय और सीमांत आय ऐसी होती है यानी क्षैतिज होता है वह और एक ही होता है। सबसे बड़ी बात है वो एक ही होता है, लेकिन एकाधिकार में यह घटती हुई होती है और कीमत हमेशा AR के बराबर होती है, यानी ये घटती है तो कीमत भी घटती हुई प्राप्त होती है। तो अब हम आपको इसमें संतुलन दिखाएंगे। एक चीज़ और याद दिला दें आप लोगों को कि लागत वक्र हमेशा U आकार का होता है, चाहे वो औसत लागत वक्र हो चाहे सीमांत लागत वक्र हो, और यह सभी बाजारों के लिए एक समान होता है। तो हम आपको एकाधिकार में अब संतुलन कैसे होता है, कोई भी उद्यमी कैसे संतुलन प्राप्त करता है ये बताएंगे। एकाधिकार में भी 2 तरीके से होता है, एक अल्पकाल में एक दीर्घकाल में। तो अल्पकाल में कोई भी एकाधिकारी लाभ की दशा में भी हो सकता है, हानि की दशा में भी हो सकता है और सामान्य लाभ की दशा में हो सकता है, यानी कि न उसे लाभ होगा न उसे हानि होगी। लेकिन दीर्घकाल में जैसा कि एकाधिकार में होता है कि सभी उद्यमी सामान्य लाभ पर होते हैं, एकाधिकार में उल्टा होगा। इसमें एकाधिकारी असामान्य लाभ की दशा में होगा, यानी हर हाल में उसे दीर्घकाल में लाभ ही होगा, पूर्ण प्रतियोगिता की तरह सामान्य लाभ में नहीं होगा। यानी कि जहां पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों को केवल सामान्य लाभ होता है दीर्घकाल में, एकाधिकारी को दीर्घकाल में असामान्य लाभ होगा। देखते हैं, मान लीजिए ये उसकी कीमत हमेशा वहाँ से तय होगी जहाँ यह MR रेखा को संतुलन रेखा काटेगी। संतुलन आपको पता है कि वहीं होगा जहाँ MR बराबर मार्जिनल कास्ट, यानी ये AC है, यह MC है, यह Y, यह X। अब आप देख लें कि E बिंदु यानी इक्विलिब्रियम की हिंदी होती है संतुलन। संतुलन बिंदु वहीं होगा जहाँ MR और MC की शर्त पूरी होगी। और आप यहाँ देख रहे हैं कि MC वक्र यानी मार्जिनल कास्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे से ऊपर की तरफ काट रहा है, इसलिए संतुलन की दोनों शर्तें यहाँ पूरी होती हैं। औसत लागत उसकी यहाँ है, कीमत प्रति इकाई यहाँ प्राप्त हो रही है, इसलिए इस उद्यमी को प्रति इकाई इतना लाभ होगा और कुल OQ मात्रा बेचने से उसे इतना लाभ होगा जिसे हम PABC कह सकते हैं। तो PABC मात्रा में उसे एक शर्त में लाभ हो रहा है। दूसरी दशा ये हो सकती है, ये दोनों अल्पकाल का है, एक चित्र और बनेगा। दूसरे दशा में ये हो सकता है कि उद्यमी को घाटा हो रहा हो। तो आप यहाँ देखेंगे ये मार्जिनल कास्ट कर्व है, ये एवरेज कास्ट कर्व है, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, और यहाँ संतुलन की शर्त पूरी हो रही है कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट के बराबर हो रही है। आप देख रहे हैं कीमत कम तय है P, लागत उसकी प्रति इकाई ज़्यादा है, तो इसे इतना एक इकाई पर इतना घाटा हो रहा है और कुल घाटा इतना हो रहा है, क्योंकि लागत यहाँ इसकी ऊंची है।
तीसरी दशा हो सकती है न उद्यमी को लाभ होगा न हानि होगी, उसे सामान्य लाभ होगा। विद्यार्थियों, इस चित्र को बनाने में जो सिद्धांत में कहा जाता है उसके अनुसार नहीं, बल्कि व्यवहारिक तरीके से चित्र इसका बनता है। आप इसे देख लें पहले चित्र बनाना। इसमें पहले आप AC वक्र बनाएंगे और वो यहाँ टच करना होना चाहिए, यानी ये P तय कर लीजिए। मार्जिनल कास्ट यहाँ से गुजर जाए और ये चित्र आसानी से बन जाता है। तो यहाँ भी देख लीजिए, यह संतुलन का बिंदु है, यानी कि यहाँ MR बराबर MC की शर्त पूरी हो रही है, कीमत यहाँ तय हो रही है A पर। यहाँ न उद्यमी को लाभ हो रहा है, यानी जितनी उसकी लागत है, औसत लागत है उस इकाई पर, उतनी ही उसे कीमत मिल रही है, इसलिए उसे न यहाँ लाभ हो रहा है न हानि हो रही है। यानी कि ये तीसरी दशा न लाभ की दशा है न हानि की दशा है। तो आप फिर से एक बार देखना, ये लाभ की दशा है क्योंकि उसे इतना प्रति इकाई लाभ हो रहा है, ये हानि की दशा है क्योंकि प्रति इकाई इतना हानि हो रही है, और यहाँ न उसे लाभ हो रहा है न हानि हो रही है। लेकिन यह हमेशा अल्पकाल के लिए है। अल्पकाल में वह तीनों ही दशाओं में संतुलन में हो सकता है। दीर्घकाल में एक अधिकारी पूर्ण लाभ की दशा में ही रहेगा, असामान्य लाभ की दशा में रहेगा, यानी बहुत ज़्यादा वो लाभ कमाने का प्रयास करता है। उसे आप देख सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि उद्यमी जब दीर्घकाल में अपनी कीमतों, अपने उत्पादन की मात्रा को इस तरीके से समायोजित करता है कि वो लाभ की दशा में ही रहे। लागत उसकी किसी भी प्रकार की हो सकती है। लागत वक्र चूँकि घटता हुआ भी होता है, स्थिर भी होता है, बढ़ता हुआ होता है। तीनों दशाओं में वह लाभ की ही दशा में होगा। इसे देख सकते हैं आप। मान लीजिए पहली दशा है उसे घटती हुई लागत दशा पर उत्पादन करना, तो यहाँ संतुलन का ये शर्त है और इतना उसे प्रति इकाई लाभ हो रहा है, इतनी मात्रा वो बेचेगा। PABCE यह मार्जिनल कास्ट है या एवरेज कास्ट है, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। ये इस दशा में भी हो सकता है, ये घटती हुई लागत दशा में उत्पादन है। दूसरा ये हो सकता है कि वो बढ़ती स्थिर लागत दशा में, स्थिर लागत दशा में चूँकि इस बिंदु पर इसका एवरेज कास्ट और मार्जिनल कास्ट एक समान हो जाता है कुछ देर के लिए। आप जानते हैं कि एवरेज कास्ट को मार्जिनल कास्ट न्यूनतम बिंदु पर काटते, उत्पादन न्यूनतम बिंदु पर हो रहा है, इसलिए अल्पकाल के लिए ही हम मान लेंगे कि रेखा सीधी हो गई और दोनों मार्जिनल कास्ट और एवरेज कास्ट बराबर हो गई। इस दशा में जब उत्पादन होगा तब भी उद्यमी को लाभ ही होगा। ये लाभ की दशा है क्योंकि यहाँ P ये तय हो रहा है, ABC यहाँ वो संतुलन की शर्त भी पूरी हो रही है, इसलिए यानी इसे E बिंदु भी कह सकते हैं। एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, Q। अब तीसरी दशा हो सकती है कि वह बढ़ती हुई लागत में उत्पादन कर रहा हो। यहाँ हो जाएगा यह मार्जिनल कास्ट और ये एवरेज कास्ट हो जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। तो ये संतुलन की ये शर्त है। आप देख सकते हैं कि कीमत तो यहाँ तय हो रही है, लेकिन उसकी औसत लागत इतनी है, इसलिए उसे इतना लाभ होगा। यानी बढ़ती लागत दशा में उसका लाभ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से दीर्घकाल में कोई भी एक अधिकारी असामान्य लाभ कमाता है। मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यदि कहीं कोई समस्या हो तो आप फ़ोन करके या आ करके आप पूछ सकते हैं।
इस वीडियो के इस भाग में इतना ही। अगले भाग में हम आपको एकाधिकृत प्रतियोगिता के बारे में बताएंगे। विद्यार्थियों, इस वीडियो के इस भाग में आप देख रहे हैं कि 3 तरह की रेखाएं खींची गई हैं, 3 रेखाएं खींची गई हैं। ये जो है पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म के लिए मांग वक्र है जिस पर कीमत फिक्स होती है। यह एकाधिकार में फर्म का मांग वक्र है, यानी एकाधिकारी के लिए जो मांग वक्र है, जो औसत आय वक्र है, वो इस तरह का होता है। चूँकि एकाधिकृत प्रतियोगिता एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता के बीच की दशा है जो वास्तविक जीवन में पाई जाती है। आप जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता की दशा आदर्श दशाएं कहीं नहीं पाई जाती। उत्पादन लागत होगी ही, परिवहन लागत होगी ही, साथ ही ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो बिल्कुल एक समान हो। एक ही फैक्ट्री की जब 2 वस्तुओं में आप देखते हैं तो इसमें छांटबीन करते हैं, यानी 2 वस्तुएं एक ही फैक्ट्री की बनी हुई भी होमोजीनियस आपकी नज़र में नहीं होती। तो फिर वास्तविक जीवन में कैसे पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाएगी? एकाधिकार भी वास्तविक जीवन में पूर्णतः नहीं होता। हम रेलवे का उदाहरण जरूर ले सकते हैं, लेकिन रेलवे के निकट स्थानापन्न इस समय हवाई जहाज, बसें और तमाम परिवहन के साधन उपलब्ध हैं। तो एकाधिकार भी शुद्ध रूप में कहीं नहीं पाया जाता। इसके बीच की दशा एकाधिकृत प्रतियोगिता पाई जाती है। एकाधिकृत प्रतियोगिता में भी जो फर्म होती है, जो उद्यमी होता है, उसे गिरती हुई मांग दशा का अपनी वस्तुओं के लिए सामना करना पड़ता है, लेकिन उसकी मांग इसकी तुलना में ज़्यादा लोचदार होती है। आप जब आगे पढ़ेंगे तो ये पाएंगे कि जो उसकी मांग की लोच है वो बढ़ती हुई कीमतों के लिए ज़्यादा लोचदार है, घटती हुई कीमतों के लिए कम लोचदार है। इसी आधार पर एक अलग थियरी पढ़ाई जाएगी आपको कभी, यदि आप आगे अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, किंग डिमांड कर्व जो पॉल एम स्वीजी ने दी है। तो यहाँ हम ये मान लेंगे कि ज़्यादा लोचदार मांग वक्र के अनुसार आपको पढ़ना है। तो आप देख ले रहे हैं कि एकाधिकार का मांग वक्र है या एकाधिकृत प्रतियोगिता का है या पूर्ण प्रतियोगिता का है। तो हम एकाधिकृत प्रतियोगिता में इस तरह के मांग वक्र या औसत आय वक्र को लेकर चलेंगे। एकाधिकृत प्रतियोगिता में आपको ये बताया जा चुका है कि इसका विश्लेषण 2 लोगों ने किया था। एक श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने, जिनका अपूर्ण प्रतियोगिता के नाम से विश्लेषण है, और एक चैम्बरलिन ने, जिनका एकाधिकृत प्रतियोगिता के नाम से विश्लेषण है। दोनों का निष्कर्ष लगभग एक समान है। तो हम यहाँ चैम्बरलिन के दृष्टिकोण की व्याख्या करेंगे। चैम्बरलिन अपने विश्लेषण के लिए ये मान लेते हैं, उनकी इन मान्यताओं को सौर्यपूर्ण या हीरोइक एजम्पशन कहा जाता है, सौर्यपूर्ण मान्यताएं कहा जाता है। वो मान लेते हैं कि जो ग्रुप की जो फर्में हैं उनकी सभी की लागत एक दशा में है और उनकी मांग वक्र भी उनको सभी को एक समान मांग का सामना करना पड़ता है। तो ये जो मान्यताएं हैं उनकी सौर्यपूर्ण मान्यताएं हैं। इसलिए किसी प्रतिनिधि फर्म के लागत आय वक्र के विश्लेषण से हम पूरे समूह के सभी फर्मों के लागत आय का विश्लेषण कर लेते हैं। यहाँ उद्योगों के फर्मों के समूह को उद्योग नहीं कहा जाएगा, समूह कहा जाएगा। उद्योग वे हैं जहां सभी फर्में एक समान वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, होमोजीनियस वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। लेकिन एकाधिकृत प्रतियोगिता में फर्में विभेदीकृत वस्तु का उत्पादन करती हैं, इसलिए इनके उत्पाद पूर्ण स्थानापन्न नहीं होते बल्कि निकट स्थानापन्न होते हैं। इसलिए इनके समूह को उद्योग न कहकर हम समूह कहेंगे। तो अब हम आते हैं, जब इनकी गिरती हुई मांग होगी तो मार्जिनल रेवेन्यू भी उसी तरह से आधे पर गुजरेगी। इसको आधे पर जब आप गुजारेंगे तो आपका चित्र सही होगा, जो सैद्धांतिक बातें कही जाएंगी वो चित्र में सही उतरेंगी, अन्यथा वो सही नहीं उतरेंगी। इसलिए कभी भी चित्र बनाते समय एक रेखा खींच लें, उसको बीच से काट लें, फिर रेखा खींचें, तब आपका चित्र सही आएगा। अब हम इसमें लागत दशा बनाएंगे। यहाँ भी अल्पकाल और दीर्घकाल का संतुलन आपको दिखाना है। यहाँ इस चित्र में हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो मार्जिनल कास्ट कर्व है, एवरेज कास्ट कर्व को सबसे न्यूनतम बिंदु पर काटे।
संतुलन की वही शर्त होगी, यानी MR बराबर MC, यानी मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट के बराबर होगी, यानी ये E बिंदु मिलेगा। इसको आप ऊपर बढ़ाएंगे, कीमत हमेशा AR के बराबर तय होगी। औसत लागत इतनी है, इसलिए इसे ABC के बराबर असामान्य लाभ प्राप्त होगा। अल्पकाल का ये संतुलन है। OQ मात्रा सभी फर्में बेचेंगी और इतना लाभ कमाएंगी सभी फर्में। चूँकि ये प्रतिनिधि फर्म है, यानी सभी फर्मों का प्रतिनिधित्व कर रहा है ये चित्र, इसलिए इसमें हम सभी फर्मों का नाम लेंगे। दूसरी दशा हो सकती है कि फर्मों को घाटा हो रहा हो। कोई ऐसी दशा हो सकती है कि फर्मों को घाटा हो रहा हो और वो लागत वक्र ऊंचा हो, लागत इतनी लग रही, कीमत केवल इतनी मिल रही, इसलिए PABC के बराबर इसको घाटा होगा। ये संतुलन की शर्त वही है, MR बराबर MC और MC वक्र MR वक्र को नीचे से ऊपर की तरफ काटता हो। तीसरी दशा हो सकती है कि उसे सामान्य लाभ हो। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जहाँ प्रतियोगिता शब्द आ गया वहाँ सभी फर्मों को दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होगा। यहाँ फिर वो सावधानी बरतनी है चित्र बनाने में, जैसा कि एकाधिकार में आपको बताया गया था कि आप हमेशा मार्जिनल कास्ट को इसमें टच करा लें, तब यहाँ इसको बनावें ताकि चित्र आपका सही आवे। यहाँ P बराबर एवरेज कास्ट बराबर एवरेज रेवेन्यू, इसलिए इसे न लाभ हो रहा है न हानि हो रही है। ये संतुलन की बिंदु A। तो आप तीनों चित्रों को देखना, ये असामान्य लाभ की दशा है, ये हानि की दशा है, या न लाभ न हानि यानी सामान्य लाभ की दशा है ये चित्र। एकाधिकार और एकाधिकृत प्रतियोगिता के चित्रों में अंतर केवल ये है कि एकाधिकार में जो ये एवरेज रेवेन्यू या मांग वक्र है ये स्टीपर होता है, यानी ज़्यादा ढाल वाला होता है। यहाँ लोचदार है, इसलिए ये कम ढाल वाला है। अब दीर्घकाल में इन फर्मों को क्या लाभ होगा, क्या स्थिति होगी? तो जब जैसे एकाधिकार में जैसे पूर्ण प्रतियोगिता में था, फर्मों के असामान्य लाभ को देखते हुए बाहर की फर्में आने लगती हैं बाज़ार में, तो पूर्ति बढ़ जाती है। पूर्ति बढ़ने से कीमतें कम हो जाती हैं और जो फर्में लाभ की दशा में होती हैं कीमत कम होने से, वो सामान्य लाभ की दशा में होती हैं। जो फर्में घाटे पर होती हैं यानी अपने परिवर्तनशील लागतों को प्राप्त करती हैं, वो और भी घाटे में आ जाती हैं, इसलिए बाज़ार छोड़ देती हैं। बाज़ार छोड़ने से पूर्ति फिर समायोजित होती है, पूर्ति कम हो जाती है, थोड़ी कीमत बढ़ जाती है, लेकिन वो फर्में बाज़ार छोड़ चुकी होती हैं। दीर्घकाल में ये समायोजन होता है, यानी फर्में जो घाटे में चल रही होती हैं बाज़ार छोड़ देती हैं, कुछ मजबूत फर्में बाज़ार में प्रवेश करती हैं और इस समायोजन से सभी फर्मों को केवल ये सामान्य लाभ की दशा ही प्राप्त होती है। इसके लिए हम आपको अलग से चित्र बनाकर नहीं बता रहे हैं। और ये समायोजन की प्रक्रिया इस एकाधिकृत प्रतियोगिता में थोड़ी जटिल है, जिसे आप आगे जब पढ़ेंगे तो आपको समझाया जाएगा कि कैसे फर्में व्यवहार करती हैं। आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, जो पॉल एम स्वीजी का किंग डिमांड कर्व बताया था कि ऊंची कीमतों पर एकाधिकृत प्रतियोगिता में मांग वक्र लोचदार होता है, यानी ये फर्में आपस में ये समझती हैं कि कोई फर्म कीमत नहीं बढ़ाएगी, लेकिन यदि वो कीमत बढ़ाती है तो बाकी जो फर्में हैं समूह की वो उसका अनुसरण नहीं करती हैं। कीमत बढ़ाने से जो इसकी मांग है बहुत ज़्यादा घट जाती है, लेकिन कीमत घटाकर यदि कोई बिक्री बढ़ाना चाहे कोई फर्म, तो बाकी फर्में भी उसका अनुसरण करती हैं। यदि यहाँ से कीमत घटा रही है
तो अन्य फर्मों के अनुसरण करने से वो तो सोच के चलता है कि हमारा यहाँ ये पर चलेगा, लेकिन नहीं, वो इस मांग वक्र का सामना उसे करना पड़ता है कि इतनी बिक्री उसकी न बढ़कर मात्र इतनी बिक्री बढ़ती है, क्योंकि जो बाकी उपभोक्ता होते हैं दूसरी फर्मों का सामान खरीदने लगते हैं। इसलिए जो मांग वक्र होता है निचली कीमत पर यहाँ से किंक्ट यानी मुड़ा हुआ होता है। इसका विश्लेषण आप पढ़ेंगे आगे की कक्षाओं में। तो यहाँ के लिए एकाधिकार और एकाधिकृत प्रतियोगिता का जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।